दोस्तों नमस्कार। अल्टीमेटली इंडिया एंड पाकिस्तान एग्री विद सीज फायर एंड डिक्लेयर्ड सीज फायर एंड गो सीज फायर लागू हो चुका है। युद्ध विराम की औपचारिक घोषणा के बाद भी हालांकि पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई है। ऐसा कई बार होता है, पहले भी ये चीजें पाकिस्तान के द्वारा होती रही हैं और अब जाके वापस भारत ने भी जो अपने जो पायलट्स उस चीज ऑपरेशन सिंदूर में लगे हुए थे वो वापस बुला दिए हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या ये जो एयर स्ट्राइक की गई, तो ये जो 4-5 दिनों का दोनों देशों के बीच तनातनी तकरार और युद्ध जैसी स्थितियां थी, उससे क्या कुछ कौन हारा कौन जीता, या फिर ये टाई हो गया कह सकते हैं, कोई न हारा न जीता, क्या स्थितियां हैं, ये एक अलग से विश्लेषण का वो रह जाता है, विषय रह जाता है। बहरहाल हम चर्चा इस बात पे करते हैं कि आखिर ये भी एक सवाल कहीं है, सवालों की लंबी फेहरिस्त है और सवालों के आश्रय हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सीज फायर के बाद की स्थितियां क्या होंगी। वो हम पहले भी बता चुके हैं कि सीज फायर के बाद आतंक और आतंक के जो आका हैं और आतंकी घटनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। जो आतंक को जो सरपरस्ती, जिनकी सरपरस्ती और संरक्षण में आतंक और आतंकवाद फैलता है, या चरमपंथ कहें या कट्टरपंथ का कुखात वानी मिलती है। आखिर कौन ये आतंक के सौदागर कौन है, आतंक के खैर ख्वाह कौन है, मददगार कौन है, आका कौन है, आप जो जिस रूप में कहें, क्या वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे? अब क्या आतंकवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? अब भारत में कोई हमला ना होगा, ना तो पैरा मिलिट्री ट्रूप्स पे होगा, ना मिलिट्री ट्रूप्स पे होगा, ना मिलिट्री बेस पे होगा, नहीं पर्यटकों पे होगा, नहीं आम जनमानस पे होगा। क्या भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता को स्वीकार कर दिया है, या फिर आतंकी घटनाओं का त्रासदीपूर्ण इतिहास इसी प्रकार चलता रहेगा जैसे समझौते और युद्ध विराम का दौर चल रहा है? तो आज चर्चा हम पिछले वीडियो में बहुत सारी कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, फिर वहां के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने क्या कहा, रक्षा मंत्री ने क्या कहा अमेरिका के, उसके बाद वहां के जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और भारत के जो डिप्लोमेट्स थे, चाहे वो एस जयशंकर हों या फिर विदेश सचिव हों, उन्होंने क्या कहा। विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव हैं इस समय और फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके भी स्टेटमेंट आते धीरे धीरे आए, एक बार ही नहीं आए। सबसे पहले विदेश सचिव ने ये बात की डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद, लेकिन भारत ने कुछ हद तक ये माना कि इसमें अमेरिका की मध्यस्थता नहीं है, ये बात मानी। अब इसमें क्या कितना कुछ सच्चाई है ये भी अलग से चर्चा का विषय है। बहरहाल एक चीज पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी भारतीय सेना जीत की ओर अग्रसर होती है, पाकिस्तान भागा भागा संयुक्त राष्ट्र संघ या फिर अमेरिका के पास जाता है। और आखिर अमेरिका के पास वो कौन सी चाबी है, वो कौन सा रिमोट है, वो कौन सी बूटी है कि भारत तुरंत ही सीज फायर या समझौते के लिए तैयार हो जाता है? क्योंकि पाकिस्तान या कश्मीर की जो समस्या है वो भारत कभी का निपटा सकता था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो 1948 में ही निपटाई जा सकती थी जी। 1948 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया, जम्मू और कश्मीर पर, तो उसके बाद वहां पे राजा हरि सिंह ने जब रियासत का उस समय विलय नहीं हुआ था, वो एक लंबी चौड़ी कहानी है वो, कि वहां पे डोगरा राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने भारत के जो रिपब्लिक इंडिया है, लोकतांत्रिक या जो भी कहें गणतांत्रिक भारत में विलय उस समय अपनी रियासत यानी रजवाड़े का नहीं किया था। वो एक स्वतंत्र देश के रूप में शायद उनकी मंशा थी बने रहने की, लेकिन इस बीच अचानक पाकिस्तान ने उन पर हमला किया, काफी बड़ा क्षेत्र उनको गंवाना पड़ा। उसके बाद वो भारत में विलय के तुरंत विलय किया, उसके बाद भारतीय सेना वहां उतरती है और काफी बड़े भाग पे वहां काबिज होती है। लेकिन 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 रुक जाइए, अभी ट्विस्ट बाकी है।
ट्विस्ट आता है, क्या आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है। उस समय पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जबकि वो उस समय भारतीय सेना खदेड़ रही थी पाकिस्तानी लड़ाकों को 1948 में, और खदेड़ने की स्थिति एक ही जीत की ओर अग्रसर थी। उसी समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को क्या सूझी कि उन्होंने एक गलत निर्णय लेते हुए, क्योंकि उन्होंने शुरुआती दौर में अच्छा निर्णय लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके साथ खड़े थे, बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, टॉप लीडर्स थे, उन्होंने सलाह दी और तुरंत विलय भी हो गया भारत में। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए कि साहब पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया है, आप हमारे बीच सुलह समझौता हस्तक्षेप कर दीजिए। बस वो दिन था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, और संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने वाले जो मुख्य भूमिका में रहते हैं वो अमेरिका ही है जी। सुपर पावर और नाटो कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, पश्चिमी देश, वही आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ को 75% कंट्रोल करते हैं। उस समय ज्यादा कंट्रोल करते थे, लेकिन बाद में सुपर पावर चीन भी बन गया, वीटो का अधिकार उसके पास भी है। तो ये चिल्लाने लग गए जवाहरलाल नेहरू साहब कि हमें बचाओ, हम पे आक्रमण हो गया है। नतीजा ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अमेरिका के दबाव में ये ऑर्डर दिया कि जो जहां पे है वहीं पे रहें और उसको वो माना जाए, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाए, LOC माना जाए। तो इसका नतीजा ये हुआ कि भारत को पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे आज कहा जाता है, अपनी जमीन गंवानी पड़ी जी। लेकिन बात वहीं नहीं रुकती है। उसके बाद फिर स्थितियां आई। 1965 का जो जंग थी उसमें तो उस समय लाहौर कराची के बाद तो ये लग रहा था कि इस्लामाबाद भी अब जाने वाला है जी। तो इस्लामाबाद भी भारत के हाथ से, पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला था। लेकिन उस समय फिर बात वही हुई जब भारत बड़ी जीत की ओर अग्रसर था हमेशा के लिए। उस समय पाकिस्तान घुटनों के बल नीचे आ गया था और उस समय भारत मन चाही शर्तें मनवा सकता था पाकिस्तान से, जो चाहे जैसे शर्तें मनवाने के लिए मजबूर कर सकता था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही। इसे बड़ी विडंबना और बड़ा अफसोसनाक घटना कह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि एक छोटा सा निर्णय आपके लिए बहुत बड़ा नासूर बन सकता है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, और वो इतिहास को बना भी सकता है, मिटा भी सकता है। इतिहास को एक बदतर भविष्य की ओर भी मोड़ सकता है, तो एक बेहतर भविष्य की ओर भी मोड़ सकता है। आपका एक निर्णय जी, आपका एक निर्णय सब कुछ बदल के भी रख सकता है, एक नए और महान इतिहास को गढ़ भी सकता है, या इतिहास को बने बनाए इतिहास को तबाह भी कर सकता है। उस समय ये स्थितियां थी कि लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत अच्छे फैसले लिए, हम उनकी तारीफ करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने भी शुरुआती दौर में स्वेच्छा से, स्वतंत्र रूप से जो फैसले लिए 1948 में, वो अच्छे थे। लेकिन अंतिम दौर में बात आती है, अंतिम दौर में मैं वही चीज शुरू में कही थी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि अंततः जैसे जीत की ओर अग्रसर भारतीय जो मिलिट्री रहती है, और उस बीच जो अंतिम टर्निंग पॉइंट होता है, ऐसा क्या हो जाता है कि पाकिस्तान जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में जाता है, यूएनओ में जाता है, या फिर अमेरिका से गुहार लगाता है। भारत क्यों झुक जाता है? क्यों भारत इस समस्या को एक बार में समाप्त करने के बजाय, ऐसा अमेरिका के पास, वही मैं बता रहा हूं, अमेरिका के पास कौन सा रिमोट है, कौन सी चाबी है, कौन सी बूटी है कि वो भारत को कंट्रोल कर रही है? इसका मतलब यह है ना कहीं हम चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, ऐसी क्या मजबूरियां रह जाती हैं कि अमेरिका के कहने पे हम सुलह समझौते के लिए राजी हो जाते हैं, सीज फायर के लिए राजी हो जाते हैं, और फिर से वही आतंकी घटनाएं, आतंकवाद, कश्मीर समस्या, ये सारी चीजें रहती हैं। इसके लिए भारत ने अरबों खरबों रुपए गंवा दिए इन्हीं चीजों पे। वो देश के विकास के कार्यों में लगते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता, जल, पेयजल, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, तमाम चीजें हैं, उन पे जो खर्चा होना था हमारे टैक्स का, जो हम टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स का हो, GST का हो, एक बड़ा भाग लगभग 10-12% डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा पे जो खर्चा होता है उसे बेफजूल खर्चा नहीं तो क्या कहा जाए। और कश्मीर पे जो खर्चा होता है, वहां के प्रत्येक आदमी पे
आपको पता होगा शायद 8-10 हजार रुपये खर्चा हो करती है सरकार। तो काश अगर कश्मीर की समस्या निबट जाती तो आज या जो भी अन्य भी समस्याएं रही हैं, चाहे वो खालिस्तान की मांग रही हो या कश्मीर, उसके पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों का ही हाथ रहा है। उनके आकाओं आईएसआई और उनको फंडिंग करने वाले जो तमाम देश हैं जो इस्लामी कट्टरपंथ और चरमपंथ को और जिहादी ताकतों को बढ़ावा देके शरीयत लाने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। ये समस्याएं भारत हमेशा के लिए निपटा सकता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो 1948 से जो सुलह समझौतों का दौर शुरू हुआ वो बदस्तूर अभी भी जारी है। और हर सुलह समझौते के बाद हम एक और घटना को घटने का इंतजार करते हैं कि कब घटना घटेगी, फिर से सीज फायर होगा, सुलह समझौते होंगे, छोटी घटना घटेगी, छोटा स्ट्राइक होगा, छोटा सर्जिकल स्ट्राइक होगा, तो सीज फायर होगा, बड़ा हमला होगा, बड़ी स्ट्राइक होगी, बड़ी जंग होगी जिसमें नेवी हो चाहे इंडियन आर्मी हो या एयरफोर्स हो, ये दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने होंगी और बड़ा युद्ध होगा। तो उसके बाद सीज फायर और फिर बड़ा समझौता। तो उस प्रकार समझौतों की और युद्ध विरामों की एक लंबी फेरिस्त लगातार चलती रही। नतीजा आज जस का तस बना हुआ है। वो समस्या जो मैं बता रहा हूं शुरुआत में फोड़ा थी, घाव था, वो फोड़ा बन चुकी है। फोड़ा बनने के बाद वो नासूर और अब कैंसर की शक्ल में वो कहते हैं कि भारत के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है। और इस बार भी वही इतिहास में पहले वीडियो में मैंने बताया था, क्या इस बार इतिहास बनाया जाएगा, नया इतिहास गढ़ा जाएगा, कश्मीर समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। पाक अधिकृत कश्मीर में सारे जो 1000 से ऊपर आतंकी संगठनों के मुख्यालय हैं, जो वहां पे प्रशिक्षण शिविर हैं, आतंकी कैंप हैं, क्या उनको खत्म किया जाएगा हमेशा के लिए? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि ऐसा हो नहीं पाया। अब बातें कर लेते हैं दोनों देशों के डिप्लोमेट से या टॉप लीडर से कि तुरंत दोनों देश सीज फायर पे राजी हो जाते हैं। और इस प्रकार फिर से हम उसी दहलीज पे खड़े हैं जहां से शुरू किया था, फिर वहीं बैकफुट पे। तो दोस्तों, ये समझौतों का जो दौर है और युद्ध विरामों का दौर है, वो बार बार वही इतिहास दोहराया जाता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है। और आतंकवाद और आतंकी घटनाएं छोटी बड़ी जो भी होती हैं वो भी बार बार ऐसे ही दोहराई जाती रहती हैं। तो ये क्या जो बार बार इतिहास को दोहराने की स्थिति है, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या सब कुछ जैसे पहले से होता आया है? और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1971 में भी ऐसी स्थितियां थी, 1965 में ऐसी स्थितियां थी, 1948 में शुरुआती दौर में ही भारत के पास ऐसा विकल्प था जब सेना ने वहां अपना जो विजय अभियान था वो काफी आगे बढ़ा दिया था। भारतीय सेना पाकिस्तान पे उस समय भारी पड़ रही थी, लेकिन अचानक जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ में चिट्ठी लिखी। उसके बाद फिर ये हुआ कि जो जहां पे है वो वहीं पे, जिसकी सेना जहां पे खड़ी है वहीं पे रहेगी और वही लाइन ऑफ कंट्रोल माना जाएगा। उसके बाद भारत ने अपनी बहुत बड़ी जमीन हमेशा के लिए गंवा दी, जमीन का हिस्सा हमेशा के लिए गंवा दिया। जैसे अक्साई चीन गंवाया, जैसे कैलाश मानसरोवर से लेकर तमाम जो लाखों वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, वो ऐसे ही गंवा दिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या सिर्फ सुलह समझौतों की आड़ में हम सब कुछ जीता हुआ युद्ध, जीती हुई जंग, जीती हुई कूटनीति इसी प्रकार से गंवाते रहेंगे और फिर से उसी दहलीज पे खड़े हो जाएंगे, उसी मोड़ पे खड़े हो जाएंगे, उसी जमीन पे खड़े हो जाएंगे जहां से चले थे। और आतंकवाद भी फिर वहां जहां था वहीं का वहां रह जाएगा और फिर से वो वही कार्रवाई शुरू होगी। फिर आतंकी घटनाओं का इंतजार होगा, फिर एक आतंकी घटनाएं घटेंगी, फिर उनकी एक कड़ी दर कड़ी एक लंबी श्रृंखला बनती जाएगी। उसके बाद फिर इस एयर स्ट्राइक होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, उसके बाद फिर सीज फायर होगा, अमेरिका बीच में चौधरी बनेगा। अमेरिकी चौधराहट के कारण भारत मनोवैज्ञानिक रूप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबाव में आएगा। वो मैं बता रहा हूं कौन सी मजबूरी हमारे नेताओं की रहती है या भारत की मजबूरियां हैं क्या,
1948 तक आज तक अगर कोई मजबूरियां हैं तो उन मजबूरियों के चक्रव्यूह, भंवर जाल, भ्रम जाल और भूल भुलैया से भारत क्यों नहीं निकल पाया है, क्यों नहीं उभर पाया है? क्या आज भी हम पश्चिमी देशों और अमेरिका के रहमो करम पर जी रहे हैं? क्या हमारी चाबी और हमारा रिमोट आज भी उन्हीं के हाथों में है जैसा 1948 में था? उस समय तो चलो हमारी मजबूरी कह सकते हैं, लेकिन इतने सालों तक अगर हम मजबूरी के समझौतों के चक्रव्यूह से या अपनी कमियों, मजबूरियों और समझौतों के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो फिर हम कहां के सुपर पावर हैं? वाकई में अगर सुपर पावर होते तो तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव हैं, पश्चिमी देशों और अमेरिका के जो दबाव हैं, या अपनी खुद की जो मजबूरियां हमने पाल रखी हैं, कमियां, कमजोरियां, मजबूरियां, जो चाहें आप कह सकते हैं, उनसे इतने सालों के बाद भी अगर हम नहीं निकल पाए हैं तो हम कहां चीन की बरोबरी करने चले हैं? चीन ने तो अमेरिका को कई मौकों पर दिखाया, उसने अपनी जमीन गंवाई नहीं, बल्कि अपनी जमीन के अलावा उसने कई देशों की जमीनें छीनी। मंगोलिया से लेकर हांगकांग, ताइवान से लेकर और भारत से लेकर पाकिस्तान तक कई देशों की जमीनें उसने ली पड़ोसी, और समुद्री जल से तो दक्षिण चीन सागर में भी उसने बहुत बड़ा एरिया कब्जा रखा है। ऐसा भारत क्यों नहीं कर पाया, जबकि भारत और चीन जो स्वतंत्र हुए थे एक ही टाइम पे हुए थे। 1980 तक दोनों की सैन्य क्षमता, आर्थिक क्षमता यानी जीडीपी हो या सामाजिक आर्थिक विकास एक जैसा ही था, और कई मायनों में भारत आगे था सामाजिक आर्थिक विकास में। 1980 के दशक में ऐसा क्या हुआ कि आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो चीन 18-19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और भारत आज भी बमुश्किल 2.5-3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, अरब बिलियन की अर्थव्यवस्था बनकर ही रह गया है। वहां की प्रति व्यक्ति भारत से 6-7 गुना ज्यादा है, और तकरीबन 6 गुना उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है, और सैन्य ताकत में भी वो कैसे हमसे आगे निकल गए, ये सोचने वाली बात है। और आज भी हम क्यों कमजोरियों, मजबूरियों, कमियों और दबावों के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए हैं? जो पश्चिमी देशों ने हमारे लिए जो दबावों का, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, दबावों का, मजबूरियों का जो चक्रव्यूह और एक भ्रम जाल, भंवर जाल जो चाहे आप कहें, और एक वो रचा हुआ था, एक क्या कह सकते हैं कि एक खेल रचा हुआ था, उससे हम बाहर क्यों नहीं पाए, उससे ऊपर क्यों नहीं उठ पाए? क्यों हम अपने को वर्ल्ड सैन्य रूप से हो, सामरिक रूप से हो, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से हो, हम क्यों अपने को वर्ल्ड सुपर पावर बनने की ओर, जैसे चीन ने कदम रखा वैसे हम क्यों नहीं रख पाए? कहां कमी रह गई? कहां जवाबदेही, जिम्मेदारियां क्यों लेने के लिए तैयार नहीं है? कोई सवाल पूछता नहीं है, सवाल पूछे भी नहीं जाते हैं ना। सवाल जब पूछे नहीं जाएंगे तो सवालों का जवाब देगा कौन? ऐसे सवाल साल दर साल तारीखें बदलती गई, सवाल भी बढ़ते गए, नए पुराने सवाल, तमाम नए सवाल उभर के आए, लेकिन उन सवालों के जवाब देगा कौन? कौन जवाबदेही तय करेगा? जिम्मेदारी लेगा तो लेगा कौन? क्या सिर्फ बयानबाजी, भाषणबाजी, राजनीतिक स्वार्थ के तले ही हमारे जो सियासी समीकरण हैं वो बुने जाते हैं? लोकतंत्र क्या वहीं तक सिमट गया है? वोट, चुनाव, पद, कुर्सी की दौड़ और उसको बचाए बनाए रखने तक? या कभी इनसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर भी जाकर हमारी राजनेता और राजनीतिक पार्टियां कभी देश की समग्र, समावेशी, सामरिक हित हो, सामाजिक आर्थिक हित हो, उनके बारे में भी कभी सोच पाएंगे अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर? क्या कभी हमारे जो हुक्मरान हैं, रहनुमा हैं, कारकुन हैं, नुमाइंदे हैं, वो अपने व्यक्तिगत, दलगत और अपने व्यक्तिगत कुत्सित स्वार्थों से ऊपर उठकर क्या इन समझौतों, दबावों की और जो ये युद्ध विराम किए जाते हैं उनसे ऊपर उठकर भी कभी सोच पाएंगे? उनसे ऊपर उठकर भी कुछ अपने दम पर स्वेच्छा से कोई काम कर पाएंगे? कोई बड़ी जंग लड़ पाएंगे? कोई बड़ी कार्रवाई कर पाएंगे? या देश के अंदर ही कोई बड़ा
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संवैधानिक, लोकतांत्रिक परिवर्तन कर पाएंगे या नहीं? तो जब सवाल पूछेंगे ही नहीं, सवाल कौन जवाबदेही लेगा, कौन जवाब देगा, कौन जवाब तय करेगा? नतीजतन साल दर साल तारीख बदलती गई, सियासतें बनती बिगड़ती गई और सवालों का एक जमावड़ा बनता गया। तो भारतीय जो डिप्लोमेटिक है, भारत के जो टॉप लीडर है, क्या वो जो 1948, क्या हम आज भी 1948 जैसी स्थितियों में जी रहे हैं? 1948 में भी हमने दबावों में, समझौतों में, जो मजबूरियों में जी रहे थे। क्या आज भी हम अमेरिका और पश्चिमी देशों के सामने नतमस्तक हैं? क्या आज भी हम 1948 वाले दौर में जी रहे हैं सामरिक रूप से, कि हमारा रिमोट, हमारी चाबी क्या अमेरिका और पश्चिमी देशों के हाथ में है? और अगर हमने अपने स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता खो दी है तो फिर बाकी क्या रह जाता है? बाकी वो तो पिंजरे में कैद तोते वाली स्थिति है कि उसको कितना अच्छा खाना खिलाया जाए, कितना अच्छा जीवन दिया जाए, लेकिन पिंजरे में कैद तोता तो कैद ही है, उसका रिमोट किसी और के हाथ में है। स्थितियां वही है। तो क्या आज 1948 वाली दौर में ही हम जी रहे हैं, जहां आज भी, उस समय भी अमेरिका और पश्चिमी देश हमारे चौधरी बने हुए थे और आज भी वो हमारे चौधरी बने हुए हैं। वो जब चाहे तब हमें, पड़ोसी देशों के साथ हमें लड़ा भी सकते हैं, फिर समझौते भी करवा सकते हैं, युद्ध विराम भी करवा सकते हैं, और इस प्रकार वो हमें क्या ऐसे ही आजीवन और हमेशा के लिए लड़ते झगड़ते, समझौते करते, युद्ध विराम करते, इसी स्थितियों में झोंकना चाहते हैं? और क्या हमने इन्हीं स्थितियों में खुद को झोंकना स्वीकार कर लिया है? ये भी सवाल हैं। तो सवाल कई हैं, सवालों के आसरे हैं, कड़ी दर कड़ी ऐसे कई साल निकल गए। तो ऐसा क्या हो जाता? 1965 में ऐसा हुआ, भारत जीता युद्ध, अंतिम समय पे सब कुछ गंवा दिया। 1971 में वही चीज हुई, शिमला समझौता करके इंदिरा गांधी ने जो अपना एक अच्छा राजनीतिक फैसले लिए थे वो एक झटके में गंवा दिए। लाल बहादुर शास्त्री ने जो महान फैसले लिए थे, अंतिम समय पे अमेरिका के दबाव में वो मौका चूक गई। उसके बाद भी कई मौके आए, चाहे वो सियाचिन वाला युद्ध हो, उसके बाद कारगिल वाला युद्ध हो। कारगिल में भी जब भारत बिल्कुल बढ़त वाली स्थिति में था, काफी कुछ जवानों को खोने के बाद, हजारों जवान, सैकड़ों जवान भारत ने कारगिल युद्ध में खोए, लेकिन उसके बाद एक स्थिति ऐसी थी कि भारत कारगिल से आगे बढ़कर, उस समय भी मौका था, पाक अधिकृत कश्मीर में घुस सकता था और पाकिस्तान को हमेशा के लिए, जो कश्मीर की समस्या भी है या पाक अधिकृत कश्मीर की समस्या है, उसको हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। लेकिन उस समय भी हम कभी आगरा वार्ता में रहे, जो परवेज मुशर्रफ और उनके बीच हुई, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात। फिर आगरा वार्ता के बाद हम लाहौर वार्ता करने जाते हैं, लाहौर पहुंचते हैं साहब, लाहौर घोषणा पत्र डिक्लेरेशन होता बकायदा। 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौता होता है। तो मैं कहता हूं कि 1948 में जो समझौते हुए, या 1972 में भी, 71 में भी जो समझौते हुए, चाहे वो शिमला समझौता हुआ, चाहे कुछ भी हुआ, उसकी कितनी बातें आज तक पूरी हो पाई? कौन सी बातें पूरी हो पाई? तो इसका मतलब ये है कि हम क्या लंबे समय तक हमेशा के लिए कश्मीर समस्या और इन तमाम चीजों को हमेशा के लिए ढोते रहेंगे अमेरिकी चौधराहट में और अमेरिकी दबाव में? ये बड़ा सवाल रह जाता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, आम आदमी इन चीजों को सोचता नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था को अरबों खरबों का चूना लगता है आतंकवाद के कारण और राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण। जो हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से जाता है, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन के माध्यम से जाता है, चाहे टैक्स कलेक्शन के माध्यम से जाता है, उसका 10-12% आप लगा लो, जीडीपी का 12% ही अगर सिर्फ इन चीजों पे खर्चा होता है, तो वो अगर विकास कार्यों पे खर्चा होता तो भारत की स्थितियां क्या हो जाती है? उससे हमारा सामाजिक आर्थिक विकास होता और आज हम मजबूत स्थिति में रहते। शायद 8-10 ट्रिलियन हमारी अर्थव्यवस्था का आकार रहता, हमारे जीडीपी का वैल्यू होती आज। लेकिन ऐसा हो नहीं पाए। तो इसका मतलब क्या हम लंबे समय तक कश्मीर समस्या को और ये पाक अधिकृत कश्मीर समस्या, आतंकवाद की समस्या, इसको जीवित बनाए रखना चाहते हैं? ये भी सवाल है। और अभी भी ऐसा मौका था
ऐसा कुछ किया जा सकता था। 2019 में ऐसा मौका था, और उससे पहले भी जब लगातार पठानकोट से लेकर उड़ी से लेकर जो एयरबेस पे हमला हुआ था, पुलवामा से लेकर तमाम लंबे चौड़े वो हैं घटनाएं हैं, घटनाओं का और जो आतंकवाद का है, उन्होंने न सिर्फ सैन्य और सैन्य प्रतिष्ठानों को और जो आर्मी ट्रूप्स होते हैं, पैरामिलिट्री होते हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी से जुड़े हुए जो तमाम क्षेत्र होते हैं, चाहे वो पुलिस बल हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे इंडियन मिलिट्री हो, उनके सैकड़ों जवान अपनी जानें गंवा चुके हैं सिर्फ 4-5 सालों में ही, सैकड़ों घायल हो चुके हैं। तो क्या ये सब चलता रहेगा? ये भी सवाल है। तो संघर्ष विराम की थोड़ा हम आपको बताएंगे कुछ अपडेट। 1947 से अब तक 4 प्रमुख युद्ध भी लड़े गए, सैन्य संघर्ष और ऑपरेशन भी हुई, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई। लेकिन फिर वही लास्ट में जब भारत की जीत की स्थिति रहती है, जब भारत बैकफुट पे रहता है, तब तो अमेरिका चुप बना रहता है। अमेरिका और पश्चिमी देश, जैसे ही भारत जीत की ओर अग्रसर होता है, वैसे पाकिस्तान अर्जी लगाता है, या तो यूनाइटेड नेशंस में लगाएगा या फिर अमेरिका के पास लगाएगा। और अमेरिका, ऐसा भारत की कौन सी मजबूरी है कि अमेरिका एक झटके में भारत को समझौते के लिए तैयार कर देता है। उसी समझौते की आड़ में जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान, भारत के सबसे महान प्रधानमंत्रियों में से एक, उनको एक ही दिन में अपनी जान गंवानी पड़ी बोलते हैं। यहां तक कि उनकी संदिग्ध मौत को आत्महत्या, संदिग्ध मौत को हत्या भी करार दिया जाता है कुछ लोग। तो दोस्तों, बहरहाल हम आपको बताते हैं 1947-48 में 15 महीनों तक युद्ध जो चला था भारत पाकिस्तान का, उसमें पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा करके, और जब उसको जीतने की स्थिति होने के बावजूद भारत ने गंवा दिया था। खुद जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखी थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, और तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप करने किया, न्योता खुद अपने हाथों दिया। इसे कहते हैं अपने हाथों, अपने पांवों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। और अक्टूबर 1947 में जो जंग शुरू हुई थी, जनवरी 1949 तक रुक रुक कर चलती रही। ये लगभग 15 महीनों तक चलता रहा। और उसी युद्ध के दौरान राजा हरि सिंह ने जो कश्मीर था उसका विलय करना स्वीकार कर लिया था। और भारत में जो तमाम राजे रजवाड़े हैं और रियासतों के विलय में सबसे बड़ी भूमिका अगर कुछ किसी की रही तो वो थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जवाहरलाल नेहरू ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने भारत की अन्य रियासतों के एकीकरण के लिए तो अपना कमांडर इन चीफ कह सकते हैं, सारा दायित्व और अधिकार दिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो उस समय गृह मंत्री थे। लेकिन कश्मीर रियासत का मुद्दा अपने हाथों में उन्होंने क्यों लिया? क्यों सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1947 में ही इन चीजों का हिसाब किताब बराबर करने का मौका नहीं दिया? तो ऐसे कई सवाल हैं। तो उसके बाद चिट्ठी लिखी जाती है। जो 15 महीने तक युद्ध चला, भारत बिल्कुल जीत की ओर अग्रसर था। और उस समय भी ऐसा था कि पाक अधिकृत कश्मीर तो छोड़िए, भारत इस्लामाबाद, लाहौर, मुजफ्फराबाद से लेकर और बलूचिस्तान तक कब जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। चिट्ठी लिखी गई, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि जो जहां पे है वही एलओसी माना जाए और उसके बाद कोई आगे ना बढ़े। नतीजतन भारत ने अपनी जमीनें गंवा दी। दूसरा युद्ध 22 दिनों तक चला, जो 1965 में हुआ। 23 सितंबर 1965 को दूसरा युद्ध हुआ। इसमें ये युद्ध 22 दिन चला और 22 दिन में ही उसमें लाल बहादुर शास्त्री के जो साहसिक निर्णय थे शुरुआती दौर में, हालांकि अंतिम दौर में वो भी चूक गए, उसके कारण सिर्फ 22 दिन में ये स्थिति थी कि लाहौर, कराची तो जाने वाले थे, इस्लामाबाद भी 60 किलोमीटर दूर रह गया था जी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद महज 60 किलोमीटर दूर रह गई थी भारतीय सेना। फिर बात वही हुई, ताशकंद समझौता हुआ अमेरिका की चौधराहट में। अमेरिका ने कहा कि जो जहां पुरानी सीमाएं थी वहीं चले जाओ,
दोनों देश बस जीता हुआ जो जमीन थी वो भी गंवा दी। तीसरा युद्ध महज 13 दिनों तक चला। ये भी इंदिरा गांधी का एक बेहद साहसिक फैसला था। साहसिक इसलिए कहेंगे क्योंकि इंदिरा गांधी को जब प्रमोट या अपग्रेड किया गया था एज ए पीएम, तो किसी ने सोचा नहीं था कि इंदिरा गांधी, सबने सोचा कि इंदिरा गांधी को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जो अन्य भी डिप्लोमेट्स थे उस समय, भारत के जो टॉप लीडर्स थे, उनको लगा कि शायद महिला प्रधानमंत्री है तो इसको आसानी से वो किया जा सकता है, मतलब हम जैसे चाहे निर्णय लेने में या जो भी करने में हम इसको कर देंगे। लेकिन एक दौर ऐसा है कि इंदिरा गांधी ने ऐसे फैसले ले लिए, अप्रत्याशित रूप से कठोर फैसले, कि जो कांग्रेस के टॉप लीडर थे उनको कांग्रेस ही छोड़नी पड़ी। तो इसलिए निश्चित रूप से आप कुछ कहें, लेकिन भारत की महान प्रधानमंत्री में से लाल बहादुर शास्त्री के साथ इंदिरा गांधी को भी माना जाएगा। हालांकि नफे नुकसान, कमियां, कमजोरियां, मजबूरियां सबकी रहती हैं, लेकिन कुछ काम उन्होंने बहुत बढ़िया किए। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने हरित क्रांति की शुरुआत की, उसको आगे बढ़ाने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाना वो बड़ा फैसला था, अच्छा फैसला था जो देश को सकारात्मक दिशा में ले गया। उसके बाद बांग्लादेश में जिस प्रकार से पाकिस्तान सेना का तांडव चल रहा था, उसको एक झटके में दरकिनार करते हुए, और तमाम अंतर्राष्ट्रीय जगह, उस समय भारत कमजोर स्थिति में था, 1965 में भी, 1971 में भी, लेकिन भारत के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उन्होंने अमेरिका की चौगाट को शुरुआती दौर में तो दरकिनार किया, शुरुआती दौर में, और स्वेच्छा से निर्णय लिया। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, यानी अमेरिका ने साम दाम दंड भेद सभी खेल खेले, भारत पे आर्थिक प्रतिबंध लगाए, भारत में रसद पहुंचाना बंद कर दिया, भारत को तमाम प्रकार के जो भारत के जरूरत के सामान थे वो पहुंचाने बंद कर दिए। लेकिन भारत झुका नहीं, जीत की ओर अग्रसर था। लेकिन अंतिम समय पे फिर अमेरिका ने अपने चौधरा दिखाते हुए पता नहीं ऐसा कौन सा दबाव डाला कि भारत फिर समझौते करने पर मजबूर हो गया। तो 22 दिन 1965 की लड़ाई चली, 15 महीने 1947-48 की लड़ाई चली, और सिर्फ 13 दिन चली 1971 की लड़ाई। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था आर्मी का। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने, जी 93,000 सैनिकों ने एक ही बार में भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? भारत उस समय इस स्थिति में था कि पाकिस्तान पे को जैसी चाहे वैसी शर्तें मनवाने के लिए मजबूर कर सकता था। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था, लेकिन वो उसके पास एक ही चारा रहता है, या तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ को भी अमेरिका ही कंट्रोल करता है, पश्चिमी देश ही कंट्रोल करते हैं। वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ भी कोई स्वेच्छा से स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता है। तो पाकिस्तान का ये वो है कि वो बदमाशियां करता है, आक्रमण करता है, आतंकवाद फैलाता है, लेकिन जैसे उस पर ये भारी पड़ते हैं, भारत भारी पड़ता है, वैसे वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास चले जाता है और फिर वो समझौता करवाते हैं। तो ये स्थितियां चली। उसके बाद फिर शिमला समझौता हुआ, बताने की जरूरत है नहीं, मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद फिर भारत ने जीता जूता युद्ध गंवा दिया, न कोई शर्तें थोपी पाकिस्तान पे और न अपनी शर्तें मनवाई कुछ। उसके बाद चलते हैं कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध से पहले शांति के नगाड़े बजाए गए, शांति की डुगडुगी बजी खूब जी, लेकिन शांति की डुगडुगी बजी तो खूब, लेकिन उसके बाद उसके एक तरफ डुगडुगी बज रही थी शांति के शंखनाद बज रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान कारगिल बटाली के द्रास में सैनिकों की घुसपैठ करवा रहा था सर्दियों के टाइम पे। और वो उसके बाद जब भारत को पता चला तो तकरीबन घुसपैठ किए हुए भी 2-3 महीने बाद भारत को पता चला। अब देखो, भारत की कहीं ना कहीं कमजोरियां रहती हैं। भारत में एक कमजोरी ये है कि भारत के मिलिट्री, डिफेंस और स्ट्रेटेजी के जो अलग अलग विंग हैं, उनमें आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कॉम्बिनेशन, कोलैबोरेशन की कमी रहती है। और राजनेताओं के पास कभी ऐसा मौका नहीं रहता जब वो व्यक्तिगत संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र हितों, आम जनहितों के लिए कुछ सोचें। हमारे राजनीति आज इस दौर में पहुंच चुके हैं कि इन्होंने राजनीति का एक कॉरपोरेट कंपनी के रूप में तब्दील कर दी है। राजनीति का मतलब सिर्फ फायदा कमाना रह गया है, अपनी निजी संपत्तियों में बढ़ोतरी करना
और अपनी पार्टी के ऐशो आराम या संपत्तियों में बढ़ोतरी करना और अपनी कुर्सी को बचाना, और फिर 5 साल और 5 साल के बाद 5 साल तक और या 10 सालों तक और अपनी कुर्सी को बचाए बनाए रखने के लिए जुगाड़बाजी करना, तिकड़मबाजी करना, जालसाजियां करना, साजिशें, षड्यंत्र करना, जो चाहे आप वो कहें। और आज तो मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में तो प्रचार प्रसार और आंकड़ेबाजी के सहारे ही नोट बैंक, वोट बैंक, लूट बैंक, नोट बैंक, लूट तंत्र, भेड़ तंत्र, भीड़ तंत्र और वोट तंत्र की राजनीति से ऊपर कभी क्या हमारी राजनीति ऊपर उठ पाएगी? क्या हमारे राजनेता कभी इससे ऊपर उठ पाएंगे? ये सवाल रह जाते हैं। तो फिर कारगिल में वही चीजें हुई। 26 ये युद्ध मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक चला। भारत में इसमें काफी जवानों को खोया, मेरे ख्याल से 2000 से ऊपर इसमें भारत के जवानों को खोना पड़ा। लेकिन उस समय ऐसी स्थितियां थी कि उस समय भी जब तमाम चोटियों को जीतने के बाद ये जनता का विश्वस्त संदेश था, जनता, पूरे जनता जनार्दन, भारतीय डिप्लोमेट्स और भारतीय आर्मी के साथ, भारतीय टॉप लीडर्स के साथ एक मत थी कि अब पाकिस्तान के पाक अधिकृत में घुसने का सबसे बड़ा मौका है, बेहतरीन मौका है। लेकिन उस समय फिर समझौता हुआ, फिर युद्ध विराम हुआ और वो मौका भी भारत ने गंवा दिया। तो आखिर मौके कितने मिलेंगे, कितने मौके गंवाए जाते रहेंगे, और इन तमाम अवसरों को गंवाने के बाद भी क्या कोई अवसर बाकी रह जाता है? जब तमाम चीजें, भारत ने तमाम चीजें अपना के देख ली, सुलह समझौते से जब बात नहीं होती है, तो भगवान कृष्ण ने भी गीता उपदेश में कहा था, युद्धस्व युद्धस्व। जब बात नहीं बनती है, बात करने से, वैसे संवाद बढ़िया है, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। संवाद भी कूटनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी बात करने से ही बात बनती भी है, बात आगे बढ़ती भी है, लेकिन बात करने बिगड़ती भी है कई बार। और जब बात बिगड़ती है, बनने के कोई आसार नहीं रहते हैं, पानी सर से ऊपर निकल जाता है, तो फिर युद्ध के अलावा क्या सहारा रह जाता है, क्या आसरा रह जाता है? ये है। दो 2001-2 में भी ऐसा था जब संसद पे हमला हुआ था और कहीं भारत में बम विस्फोटों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है उस समय। 1993 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध के बिल्कुल कगार पे थे जब मुंबई बम विस्फोट हुआ था। सिलसिलेवार ढंग से मुंबई में लगभग 30 स्थानों में बम विस्फोट हुए थे और उसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 400-500 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और हजारों घायल हुए थे। जान माल का बड़ा नुकसान हुआ था। 2008 में भी जब मुंबई पर हमला हुआ था, ताज होटल और अन्य जगहों पे काफी लोग हताहत हुए थे। उस समय भी मौके थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। 2016 की बात हम करें, 18 सितंबर 2016 को उड़ी में जब हमला हुआ था सैन्य ठिकाने पे भारत की, तो लगभग 10 दिन बाद 19 और 30 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने LOC के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक। ये कुछ एक ही रात का स्ट्राइक था। बालाकोट स्ट्राइक 2014 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में स्ट्राइक की। तो ये कुछ चीजें थी जो जानकारी हमने आपको दी। क्या एयर स्ट्राइक की, क्योंकि युद्ध के लिए भारत की नेवी हो, किसी भी देश की नेवी भी होती है, आर्मी भी होती है, एयरफोर्स, सबको साथ काम करना पड़ता है। लेकिन अब खाली एयर स्ट्राइक किए जाते हैं। हर बार आतंकवादी हमले होते हैं, छोटे बड़े, कहीं वो भारत में घुस के हमला करते हैं। हम वहां नहीं घुस सकते, अपनी सेना को वहां नहीं घुसा सकते। केवल हम अब वो क्या बोलते हैं उसको, जो एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर फाइटर जेट होते हैं, उसके जरिए ही, उसके आखिर ही हम एयर स्ट्राइक करते हैं। तो क्या सब कुछ एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक के आश्रय ही चल रहा है? और जो अमेरिकी चौधराहट चलती है, अमेरिकी चौधरी बनते हैं पश्चिमी दोस्त जो भारत पे दबाव डालते हैं, तो भारत आज भी 1948 जैसी स्थितियों में क्यों है? ये दबाव की जो मानसिकता है और ये दबाव समझौतों का, युद्ध विरामों का, कमियों और कमजोरियों और मजबूरियों का जो चक्रव्यूह रचा गया था भारत के साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों ने, उससे वो चक्रव्यूह चीन के साथ भी रचा गया था। लेकिन चीन काफी हद तक उन दबावों के चक्रव्यूह से बाहर निकला
लेकिन भारत आज भी क्यों नहीं निकल पाया है? क्यों आज भी कुछ हद तक एक सीमा के बाद अमेरिका और अमेरिका परस्त देशों के पास ही भारत की चाबी है, भारत का रिमोट रह जाता है? तो सवाल कहीं है, ये शीतकाल के बाद भी और शीतकाल के दौरान भी और शीतकाल से पहले भी जो भारत की रणनीति है मिलिट्री डिफेंस स्ट्रेटेजिक रूप से, या जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, या वर्ल्ड जो पावर ऑर्डर है, उस वर्ल्ड ऑर्डर में काफी बदलाव हुए शीत युद्ध के बाद भी और शीत युद्ध के पहले भी और शीत युद्ध के दौरान भी। लेकिन भारत आज भी सामरिक रूप से ऐसा ही क्यों खड़ा है? हथियारों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत बहुत पीछे है। दुनिया का सबसे बड़े हथियारों का खरीदार भारत है। रूस, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी, तमाम देशों से भारत उनकी लागत से 10-10 गुना 20-20 गुना ज्यादा कीमतों पर हथियार खरीदने पर मजबूर क्यों है? क्यों भारत में डिफेंस के क्षेत्र में हो, या एजुकेशन के क्षेत्र में हो, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आज भारत वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है, फैकल्टी है, मैन पावर है, वो डेवलप क्यों नहीं कर पाया है? क्यों नहीं कर पाया है? तो ये सवाल कौन पूछेगा? आम आदमी को भी शायद इन सवालों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो पूछेगा कौन? सवाल तब पूछे जाते हैं कई बार जब स्थितियां बहुत विकट होती है, जब कुछ बचाने और खोने के लिए कुछ नहीं रह जाता है। जैसे भारत गुलाम हुआ, तब उसे आजादी आजादी चिल्लाने की याद आई, जब 1000 सालों तक रहा। तो स्थितियां ये आती हैं कि जब सब कुछ गंवाने के बाद अगर कुछ पाने की हसरत की भी तो क्या की, क्योंकि उसके बाद खोने और गंवाने जैसी स्थितियां कुछ रह नहीं जाती हैं। तो फिलहाल हम ये नहीं कहते हैं कि भारत का ये फैसला कितना सही है, लेकिन हम एक जो इतिहास पे सरसरी नजर डाल रहे थे, एक हमारा विश्लेषण था सामरिक रणनीतिक रूप से कि 1948 से जो हमारा समझौतों का, दबावों का, युद्ध विरामों का जो ये लंबा चौड़ा एक फेरिस्त और कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई, आज भी हम उसी स्थिति में क्यों खड़े? क्यों हम अमेरिकी दबाव में कई बार समझौते कर चुके हैं, युद्ध विराम कर चुके हैं? क्यों हम स्वेच्छा से स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते जैसे चीन लेता है, रूस लेता है, या ये फ्रांस, इजराइल जैसे देश लेते हैं? तो दोस्तों अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या इसका जो युद्ध विराम हुआ है या आगे भी जो होंगे उसके कुछ दूरगामी रूप से क्या परिणाम मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? क्या ये युद्ध विरामों का, समझौतों का, ये दबावों का जो चक्रव्यूह है या इतिहास है, उससे भारत उभर पाता है या नहीं? इस सब के लिए प्रतिबद्धता, ईमानदारी, साफ गोई राजनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। बिना उसके नहीं हो सकता। अगर राजनेता और राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने पद बचाने के लिए कुर्सी की दौड़ में शामिल रहे, सिर्फ अपने व्यक्तिगत संपत्तियों, ऐशो आराम को जोड़ने में और अपने निहित और कुत्सित निकट और कुत्सित स्वार्थों को जोड़ने में ही और उन्हीं के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को बुने, और उस लोकतंत्र और संविधान को सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए यूज करे, अपने संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए अगर संवैधानिक और लोकतांत्रिक स्थितियों को वोट बैंक, नोट बैंक में तब्दील किया जाए, तो फिर उससे ऊपर उठकर कभी क्या सामरिक हितों के लिए, देश हितों के लिए, समावेशी, समग्र और सतत विकास की दिशा में कभी हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं? क्योंकि सुपर पावर बनने की पहली शर्त वही है कि आपको स्वनिर्णय, आपको स्वतंत्र निर्णय लेने वाला देश बनना होगा बिना किसी दबाव के। और ये तभी संभव होगा जब हमारे राजनेता अपने व्यक्तिगत और पार्टीगत संकीर्ण, क्षुद्र, कुत्सित और निकृष्ट स्वार्थों से उठकर देश के बारे में सोचें, देश के सामरिक हितों के बारे में सोचें, राष्ट्रीय हितों के बारे में सोचें, आम जनमानस के हितों के बारे में सोचें, प्रकृति पर्यावरण के बारे में सोचें। ये तभी संभव हो सकता। तो क्या ऐसा संभव होगा? ये तो भविष्य ही बताएगा कि समझौतों का, ये जो समझौते और युद्ध विरामों का
या दवाओं का ये जो दौर चला है 1948 से, ये रुक पाता है या नहीं रुक पाता है, या इससे भारत उभर जाता है या नहीं उभरता है, ये अभी भविष्य की गर्त में ही छुपा हुआ है। तो भविष्य को जानने के लिए हमें भी भविष्य तक का ही इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी एक और वीडियो एपिसोड के साथ और एक और इनसाइडर स्टोरी के साथ हम आप सब लोगों से मुखातिब होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।